जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर लोग आपको चुनावी विशेषज्ञ के तौर पर भी जानते हैं। यही नहीं, आप कई अखबारों के लिए पॉलिटिकल कॉलम भी लिखते रहे हैं। 2009 में आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मीडिया एडवाइजर बने। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देश में राजनीतिक बयानबाजी का माहौल गर्म है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार भी शुरू हो चुका है। देश में राष्ट्रवाद, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय पर राजनीति शुरू हो गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर कि अभी एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके गले पर भले ही चाकू रख दिया जाए लेकिन वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब देखिए, ओवैसी जैसे नेता हर विषय को सांप्रदायिक बनाकर अपने राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते। ऐसा कौन सा विषय है जिसको आपत्ति है? देश के प्रति राष्ट्रभक्ति जताना, इसमें कोई किसी को आपत्ति हो सकती है? तो इसलिए मैं समझता हूं जो सरसंघ चालक जी ने जो कहा है आरएसएस के, उन्होंने कहा है कि देश के प्रति देशभक्ति जताना आज के कुछ युवाओं को ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाक्रम हमने देखा है, जेएनयू में जिस प्रकार राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, देश को टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए गए, भारत की बर्बादी तक जंग लड़ने की जो बातें कहे गए, ये अपने ही नागरिक थे, अपने ही छात्र जेएनयू जैसे संगठन में, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले थे। और जिस प्रकार अफजल गुरु को और याकूब मेमन को एक मार्टिर के तौर पर प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं एक वर्ग, एक छोटी सी वर्ग है, मैं कहूँगा एक बहुत ही छोटी सी वर्ग है, ये इस प्रकार की नेगेटिव ट्रेंड देश के राजनीति में, देश की सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ताकतों को ओवैसी जैसे नेता भी समर्थन कर रहे हैं। और इसमें दुख की बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी, राहुल गांधी भी जाकर ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ अपनी सपोर्ट जता रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भारत मां की जय बोलना अनिवार्य है। सरसंघ चालक जी ने जब ये कहा है कि भारत माता की जय, मतलब अपने देश से प्रेम करना, अपने देश का, अपने राष्ट्र का गौरव करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह संविधान में लिखा है। यदि संविधान को नहीं पढ़े हैं ओवैसी और पार्लियामेंट में सदस्य बनकर बैठे हैं, तो उनको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पर उनको नजर डालनी चाहिए। और किस नारे से आप देश की प्रेम को आप जताइए, ये भले ही कहीं नहीं लिखा है, बट लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति पैट्रियोटिक होना, गौरव जताना, भक्ति जताना, ये हमारे संस्कार में है, भारत के मूल संस्कार में है। यदि ओवैसी साहब भारत के संस्कृति से अपने आप को जोड़कर नहीं देखना चाहते हैं, जनता उनके वक्तव्यों पर किस प्रकार की रुख अपनाना है, जनता तय करेगी। जेएनयू में जो कुछ भी वाकया हुआ, उसको लेकर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। फरवरी 9 तारीख रात को, फरवरी 9 तारीख क्या था? वो अफजल गुरु की उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और उसको एक बड़ी कार्यक्रम के रूप में आयोजन करने की कुछ युवाओं ने कोशिश किया था। जब ये परमिशन नहीं मिला, उस परमिशन के उसका रद्द होने के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम किया। देश के खिलाफ बहुत नारे लगाए गए, बहुत ही आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिससे मैं समझता हूं देश की जनता को, उनकी विचार को बहुत धक्का लगा है। और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ताकतों के साथ अपने आप को जोड़कर अपने दिवालीपन को जता रहे हैं,
क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम राष्ट्रभक्ति के विषय में पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हम गलत साबित हुए। कई सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस तहत इस बहस में अपने आप को जोड़ दिए और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जोड़कर आज मैं समझता हूं कांग्रेस भी एक राष्ट्र विरोधी दल के रूप में देश के सामने देश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। काले धन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जेटली जी पर निशाना साधते हुए फेयर एंड लवली योजना बताया, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़े ऐसा योजना देश को बताने वाले राहुल गांधी खुद हैं। राहुल गांधी और उनके माता सोनिया गांधी जी खुद किस प्रकार 5,000 करोड़ रुपए हड़प करके नेशनल हेराल्ड में फेयर एंड लवली जो कह रहे हैं, ये खुद ही अपने घर में पैदा किया इन लोगों ने। इसलिए इनकी सोच ऐसे नकारात्मक सोच होती है। नेशनल हेराल्ड के पास जो एसेट्स हैं, जो एक पब्लिक कंपनी थी, उस पब्लिक कंपनी को अपने परिवार की कंपनी में तब्दील करके कोर्ट के सामने आज एक अपराधी के तौर पर प्रस्तुत हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक श्योरिटी बॉन्ड देकर के बेल पर घूम रहे हैं। तो खुद ही अपने चेहरे को इनको देखना चाहिए किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले। सबसे पहले ऐसा ब्लैक मनी पैदा करने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा है। तो इसलिए किसी और पर टिप्पणी करने के पहले अपने चेहरे पर और अपने कपड़ों पर जो दाग लगाए गए न्यायालय द्वारा, उस पर उनको चिंता करनी चाहिए। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बातचीत का सिलसिला। बिना प्रॉपर सिक्योरिटीज, बिना प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल ऐसे पैसे दिए गए, उसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के उस समय के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता खुद आज खटखरे में खड़े हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव से। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है जानते हुए भी, जानकारी होने के बावजूद विजय माल्या को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 सितंबर से लेके 2008 तक ये 8,000 करोड़ रुपए की आप जो लोन की बात कर रहे हैं, बिना प्रॉपर सिक्योरिटीज, बिना प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल ऐसे पैसे दिए गए। उसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के उस समय के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता खुद आज खटखरे में खड़े हैं। मतलब बिना किसी प्रकार के प्रॉपर अप्रेजल आप लोन क्यों दिए? और इसमें सीधा सीधा मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस नेताओं का हाथ है। और कांग्रेस का हाथ इस प्रकार की धोखेबाजियों के साथ, यह कांग्रेस की नारा है, कांग्रेस के हाथ आतंकवादियों के साथ। तो कांग्रेस ने अपनी पूरे काले चेहरे को छुपाने के लिए, जो अभी सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कल परसों आपने खबर देखा होगा कि सारे केसेस में किस प्रकार की मोटिवेशन रहे हैं, किस प्रकार की दखलंदाजी रही है राजनीतिक स्तर पर, वो सारा के सारा इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आने वाला है। इस बात को लेकर राहुल गांधी को चिंता है, सोनिया गांधी को चिंता है कि अब तो नेशनल हेराल्ड केस में सीधी तरह वही प्रथम और दूसरे आरोपी है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सर पर क्या आएगा उसको लेकर घबराए हुए हैं। इसलिए इस प्रकार की बहुत ही हल्की और बहुत ही चीप एलिगेशंस लगा रहे हैं सरकार पर। हाल ही में हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ, उनकी मांगों को भी सरकार ने मान लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं, वोट बैंक को देखते हुए ऐसा किया गया है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 2014 के चुनावों के, लोकसभा चुनावों के तुरंत पहले कुछ स्टंट करके, कुछ हम इनकी आरक्षण की मांग को पूरा कर रहे हैं करके एक घोषणा करके चली गई थी। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था उसको। इसलिए हम मानते हैं जाटों की जो ये डिमांड है वो बहुत ही सीरियसली और बहुत विथ ग्रेट सेंसिटिविटी इनको कंसिडर करना चाहिए।
तो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में, और हम उम्मीद करते हैं इससे जो सोल्यूशन निकल आएगा ये जाट समुदाय के लिए बहुत ही एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा। हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन की ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस की तरह केवल एक स्टंटबाजी करके चुनाव जीतने की विचार हम नहीं कर रहे हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां पर आप लोग सरकार में नहीं हैं। असम में आपने सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया है, और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर चंद्र कुमार बोस को। क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव के वोटों में इजाफा कर पाएगी? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है, और विधानसभा में और लोकसभा में इश्यूज भी अलग होते हैं, कंसिडरेशंस अलग होते हैं, वोटिंग के मायने अलग होते हैं। तो इसलिए विधानसभा और लोकसभा को कंपेयर करना मेरे विचार से एक प्रोफेशनल एक गलती होगा। और यदि आप इसको लोकसभा की हमारे परफॉर्मेंस को भी यदि आप देखें, हमने केरल में कोई सीट नहीं जीत पाए, बंगाल में हम केवल 2 सीट जीते हैं, तमिलनाडु में केवल 1 लोकसभा सीट जीते हैं जहां 39 सीट है, और हमारा प्रदर्शन असम में अच्छा रहा। तो इसलिए बट लेकिन इन चुनावों में हम हर राज्य में हमारी परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनावों के तुलना में बेहतर करेंगे, ये दावा के साथ कह सकते हैं। लास्ट विधानसभा से हमारी परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बेहतर होगी, और बल्कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे इन राज्यों में इस बार होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बिहार में रेल परियोजना, कारखाना, पुल, तमाम चीजों का शिलान्यास किया। वहां पर सीएम नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी की, और लालू यादव की अगर बात करें और कांग्रेस की, उनकी आलोचना की। लेकिन सभी लोगों को इंतजार था कि जो पीएम की तरफ से पैकेज का ऐलान किया गया था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। अभी जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, देखिए, राजनीति चुनाव के समय पर हमारे बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। हम हमारे विरोधी दलों पर हर प्रकार के प्रहार करते हैं, वो भी हमें छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है, प्रधानमंत्री जी का ये मंत्र, टीम इंडिया के जो मंत्र है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल के तहत सबको साथ मिलकर काम करना है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के उनके मौजूदगी में ये सारे प्रोजेक्ट्स को उनका उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा भी, तो जो भी बिहार के अभी जो एफडीआई रेल सेक्टर में जो लाया, जो 2 बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं बिहार में, वो कोई मामूली योजना नहीं है, बहुत बड़ा उससे फायदा होने वाला है, रोजगार पैदा होने वाला है। ऐसे ही हर प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है बिहार की या अन्य राज्यों की भी पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसी बजट सत्र में जीएसटी बिल को पारित करवाएंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि जो 3 संशोधन है, जब तक वो शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वो पारित नहीं होने देंगे। ऐसे में क्या होगा जीएसटी बिल का? देखिए, जीएसटी बिल को लेकर लगातार चर्चा रही है सरकार की तरफ। बीजेपी के पार्लियामेंट्री लीडर्स की बात कांग्रेस नेताओं से लगातार हो रही थी। एक विषय है जिसको लेकर कुछ पेच है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर वो चाहते हैं जीएसटी रेट को मेंशन किया जाए। उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी इसमें बदलाव करने के लिए फिर ऐसे ही पूरे अभी प्रेजेंट जो जीएसटी बिल है, इसमें बहुत लंबा समय लग गया, सालों तक लटकती रही। यदि आपको संशोधन करना है, फिर आपको ये पूरा प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, और उसमें बहुत विलंब हो सकता है। इसलिए सरकार कांग्रेस पार्टी से यही अनुरोध किया है कि इसमें हम रेट पर चर्चा हो सकती है, बट लेकिन बिल के अंदर इस प्रकार के हम कोई प्रोविजन न रखें। जीएसटी काउंसिल जो बनेगी, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार का और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स का सबका भागीदारी होगी, और सब मिलकर जो निर्णय करेंगे वो मैं समझता हूं सभी पार्टियों को मंजूर होना चाहिए। तो इसलिए ये स्टेट की जो पावर है उसको अलग करके हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डालें,
ये कहीं कहीं एक वाइज स्टेप में रूप में नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए चर्चा अभी भी उस पर लागू है। तो हम उम्मीद करते हैं इस पे कांग्रेस पार्टी राजी हो जाएगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोनिया गांधी जी ने कहा था कि उनके इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ा था, इन्होंने ऐसे जानकारी दी। जब उनसे सवाल पूछे गए उन्होंने कहा ये गलत है, टाइपिंग एरर है, हमारे तरफ से मिस्टेक हो गया। तो मतलब बार बार राहुल गांधी सोनिया गांधी के तरफ से मिस्टेक क्यों होता है? ये मिस्टेक नहीं है, जानबूझकर इन्होंने गलतियां की हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार के बजट में पीएम मोदी ने किसानों को बहुत तवज्जो दी, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो भी प्लानिंग की गई है उसको कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, कि मतलब उसके लिए रोड मैप कोई ठीक तरीके से नहीं है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सबसे बड़ी जो मुसीबत होते हैं, परेशानी होते हैं किसानों के लिए, बैंक हो गए, लोकल प्रशासन और मिडिल मैन जो है वो तमाम कामों में बाधक का रोल निभाते हैं। तो इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, मोदी जी की सरकार की बड़ी उपलब्धियों में मैं एक उपलब्धि के तौर पर मैं गिनूंगा कि केवल कांग्रेस पार्टी के तरह बड़े बड़े योजनाओं के बारे में सोचना और उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाना, ये इस प्रकार की कोई कमी इस सरकार में नहीं है। हमारे एक बड़ा एडवांटेज है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं 11-12 साल गुजरात में। किस प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं होती हैं वो सब खुद उनके जानकार हैं। और जिस प्रकार आप देखें तो जिस प्रकार की लीकेजेस होते हैं सब्सिडीज को जो फाइनल जो बेनिफिशियरी है वहां तक पहुंचाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला स्कीम को बहुत बड़े पैमाने पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि कहीं लीकेजेस नहीं हो, सीधा बैंक अकाउंट में, लोगों के बैंक अकाउंट में जाकर पैसा मिल जाए। और जहां तक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स में करना होगा, बट लेकिन स्टेट्स के साथ एक टीम इंडिया के स्पिरिट के साथ जब काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है ये सारे के सारे जो कमिटमेंट्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। हमारी सरकार गरीब और किसान के हित के लिए हर तरह की प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर काफी चिंता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्लोगनियरिंग के अलावा कोई ज्यादा काम नहीं किया है। कांग्रेस गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ पिछले 40-50 साल से इससे एक वोट कन्वर्टिंग मशीन के रूप में यूज किया है, लेकिन गरीबों की हालत इस देश में नहीं सुधरा है। लेकिन पहली बार इस सरकार की योजनाओं के तहत बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है, वो भी सीधा बेनिफिशियरी के हाथ में। ये बात सही है कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसानों के हित में है। लेकिन किसानों की सर एक बड़ी समस्या होती है कि जब वो मैले कुचैले कपड़ों में बैंक जाते हैं तो बैंक वाले जानकारी देने के बजाय उनको भगा देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं किसानों के लिए, इसके लिए क्या सरकार कर रही है? अब देखिए, इसको किस प्रकार पूरे देश भर में जानकारी दें लोगों को, उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में मीडिया ने भी अपनी रोल अदा किया था, इसमें भी हम उम्मीद करते हैं मीडिया भी अपना कुछ योगदान करेगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सीधा उनके जो जनता के साथ उनके साथ जो संवाद होता है, ये रेडियो प्रोग्राम के जरिए, उसके तहत भी बहुत सारी जानकारी लोगों को प्रधानमंत्री जी की मन की आवाज के द्वारा भी ये सारे जानकारियां दिया जाएगा। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर संसद की जो एथिक्स कमेटी ने नोटिस दिया है, उसको लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। कांग्रेस पार्टी जवाब देने के बजाय हर सवाल को इस प्रकार डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। वहां 2003 में राहुल गांधी खुद यूके में
एक ब्रिटेन में एक कंपनी उन्होंने शुरू किया था, उसमें 2 डायरेक्टर थे, खुद एक राहुल गांधी थे, दूसरा कोई यूएस के सिटीजन है। बैक ऑपरेशंस लिमिटेड के नाम की संस्था है। वो हर साल वो संस्था एनुअल रिटर्न्स फाइल करती रही और हर बार राहुल गांधी यूके ब्रिटिश नेशनल के रूप में उन्होंने अपनी जानकारी फाइल किया है। ये सारे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मैंने खुद निकाला है कि उनके कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो यूके में होता है, उनके वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कंपनी के डायरेक्टर है राहुल गांधी, इनकी जन्मतिथि ये है और ये ब्रिटिश नेशनल है। तो मतलब आप हमें बिल्कुल शक है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी उन्होंने लिया हुआ है किसी फायदे के कारण। ये कौन सा फायदा था, उनको जवाब देना चाहिए। यदि गलती हुआ, क्या यह गलती हर साल होना क्या स्वाभाविक है? हर तरह की गलती सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ ही क्यों होता है? सोनिया गांधी जी ने कहा था कि उनके इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ा था, इन्होंने ऐसे जानकारी दी। जब उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा यह गलत है, टाइपिंग एरर है, हमारे तरफ से मिस्टेक हो गया। तो मतलब बार बार राहुल गांधी सोनिया गांधी के तरफ से मिस्टेक क्यों होता है? ये मिस्टेक नहीं है, जानबूझकर इन्होंने गलतियां की हैं। यदि उन्होंने वहां नेशनैलिटी नहीं लिया है तो पूरी जानकारी एथिक्स कमेटी को देनी चाहिए। एक बहुत गंभीर आरोप है। एक सांसद रहते हुए भारत में यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिकता आपने यदि लिया है या यदि नहीं लिया है, तो इस प्रकार आपने गलत रिपोर्टिंग किया है, तो उसके लिए जो भी सजा है उसके लिए तैयार होना चाहिए। आखिर में आपसे एक सवाल, देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ड्रीम है कि हम इस देश की विकास की गति को बहुत तेजी से हम आगे बढ़ाएं, युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पर हम रोजगार पैदा कर पाएं, और ये भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिलता हो, ऐसे एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करें, और गरीब तबके को हर दिन 2 बार खाना खाने मिले, किसी प्रकार की कष्ट ना हो, हर परिवार के लिए एक मकान की व्यवस्था हो। ये विचार छोटी छोटी है, बट लेकिन हर नागरिक के लिए, एक गरीब परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और किसानों के लिए हर 7 साल में उनकी इनकम को, आमदनी को हम कैसे दुगना कर पाएं, क्योंकि तभी यदि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कुछ फार्म सेक्टर के कुछ युवा हैं जिनके पास पूरी काम नहीं है अपनी खेती में लगाने के लिए, वो नॉन फार्म सेक्टर में काम कर सकते हैं, और जो फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम यदि दुगना हो जाएगी, मैं समझता हूं अपने आप भारत बहुत आगे निकल जाएगा। एक विकासशील प्रदेश के राष्ट्र के रूप में भारत अपने आप को आगे एस्टैब्लिश कर पाएगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किसी ने सही कहा है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक वैसे ही अगर दुनिया के अन्य देशों पर नजर डालें तो भारत की स्थिति बेहतर दिखती है। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में आशा लोगों से यही की जा रही है कि सभी लोग मिलकर बुराइयों का होलिका दहन करें। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।